मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से चिराग पासवान लगातार अपना कद बिहार की राजनीति में दिन प्रतिदिन ऊंचा करते जा रहे हैं। दोस्तों, जब सम्राट चौधरी के हाथ में सत्ता आई, जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, तो केवल ये एक मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं था दोस्तों, ये पीढ़ीगत परिवर्तन था। सत्ता 1974 के छात्र आंदोलन को संचालित करने वाली जो चौकड़ी थी बिहार में, जिस चौकड़ी में शामिल थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी। ये जो चौकड़ी थी, जिस चौकड़ी के नेतृत्व में आप कह सकते हैं कि बिहार आंदोलन, आपातकाल के खिलाफ जो आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, जिस आंदोलन का नेतृत्व बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया, उस चौकड़ी के हाथ में जो 1990 में सत्ता आई थी दोस्तों, उस चौकड़ी के हाथ से फिर 36 वर्षों के बाद 2026 में सत्ता अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो गई, तब जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। यानी अगले 20-25 वर्षों की बिहार की राजनीति के केंद्र में जो चेहरे रहने वाले हैं, उनमें सम्राट चौधरी है, चिराग पासवान है, तेजस्वी प्रसाद यादव है, संतोष कुमार सुमन है। ऐसे चेहरे जो आज दिख रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन चुनावी सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। तो ये जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में चिराग पासवान, तेजस्वी प्रसाद यादव, सम्राट चौधरी, ठीक है, ये सभी नेता आ रहे हैं, संतोष सुमन आ रहे हैं। इन सबों में अगर देखेंगे दोस्तों, तो जहां एक तरफ विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर काबिज है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है और साबित करना है कि जो लकीर नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए खींची थी, क्या आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सम्राट चौधरी उस रास्ते पर चलकर नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींच पाते हैं या फिर बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम दोस्तों चर्चा करने का आपसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे, वो मामला है चिराग पासवान का। केंद्र में मंत्री हैं, सत्ताधारी गठबंधन के हिस्सेदार हैं, इसके बावजूद जो काम विपक्ष के नेता को बिहार में करना चाहिए था, वो काम प्रतिदिन बिहार में चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने इन कदमों से, चाहे वो राजगीर के मलमास के मेले में चोरी का आरोप लगाकर 2 पासवान मित्रों को की मॉब लिंचिंग कर दी गई हो, दीपनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले, दीपनगर थाना क्षेत्र के गंजपुर गांव निवासी अमरदीप पासवान के 24 वर्षीय पुत्र पिंटू पासवान और नरेश पासवान के 18 वर्षीय पुत्र श्रवण पासवान की जिस प्रकार से राजगीर के मलमास मेले में मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके बाद फिर 15 जून को यह घटना हुई थी दोस्तों, जब दलित समाज के 2 युवकों की मॉब लिंचिंग हुई थी। उसके बाद 17 जून को भोजपुर जिले में भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर होता है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव को 2 जगह जाना चाहिए था, यह देखे बगैर कि मृतक किस जाति के हैं, किस वर्ग से आते हैं, वो किसके वोटर हैं, ये देखे बगैर उसी प्रकार से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए था, जिस रास्ते पर चलकर रामविलास पासवान ने विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका का निर्वाह किया। सुशील कुमार मोदी, यहां तक कि कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री बिहार के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जब वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, चाहे वो शासनकाल लालू प्रसाद यादव का रहा हो, चाहे वो शासनकाल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का रहा हो, जब जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी नेता विपक्ष हुआ करते थे,
चाहे वो कर्पूरी ठाकुर रहे हो विपक्ष के नेता के रूप में, सबने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। जब कभी भी कोई विशेष घटनाएं घटी, ऐन मौके पर पहुंचकर पीड़ितों का आंसू पोंछा, उनको राहत पहुंचाने का प्रयास किया, शासन पर दबाव बनाया जिससे कि अभियुक्तों पर कार्रवाई हो सके। ये काम विपक्ष के नेताओं की होती है। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार का नेता प्रतिपक्ष विदेश की सैर करते हैं। तब जब बिहार पर संकट आया है, जब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता रहे हैं, दोस्तों याद कर लीजिए, तब तेजस्वी यादव या तो अपना बर्थडे मनाने या मैरिज एनिवर्सरी मनाने या फिर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए या फिर किसी ऐसी लंबी छुट्टी पर विदेश यात्रा पर होते हैं जिसके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं होता है कि तेजस्वी यादव हैं किस मिशन पर। आप याद कीजिए कोविड का वो दौर, तेजस्वी यादव बिहार की सड़क पर कभी नहीं दिखे, जनता के बीच नहीं थे, जनता के सुख और दुख में शामिल नहीं थे। लेकिन आप अगर चिराग पासवान को देखेंगे, अगर दोस्तों, जब से स्वर्गीय रामविलास पासवान का साया चिराग पासवान के सर से उठा तब से, या फिर आप ये कह लीजिए कि जब रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी की बागडोर चिराग पासवान को सौंपी है, तब से लेकर लगातार चिराग पासवान, चाहे वो सत्ताधारी गठबंधन में रहे या फिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार के घोर विरोधी के रूप में एक विपक्षी नेता की भूमिका का निर्वाह करते हुए हर वक्त चिराग पासवान ने यह प्रयास किया कि वो पीड़ितों के आंसू पोंछ सके। और वही प्रयास चिराग पासवान ने इस बार भी किया, तब जब नालंदा के दलित वर्ग के 2 पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए चिराग पासवान पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया, हर प्रकार की मदद दिलवाने का भरोसा दिलाया, परिवार को दोषियों की गिरफ्तारी का भरपूर प्रयास करने का आश्वासन दिया। वही दूसरी तरफ भरत तिवारी के परिजनों से भी मिलकर, ये जानते हुए भी कि चिराग पासवान सत्ताधारी गठबंधन के अंग हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में उनकी पार्टी के 2 विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, पहली बार बिहार में कोई भाजपाई बिहार का मुख्यमंत्री बना है। खुद को चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। लेकिन जो जन सरोकार है, जो अपनी पार्टी का विस्तार है, जन सरोकार ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी का विस्तार, तो चाहे आप जन सरोकार के मुद्दे पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की तुलना कर लीजिए, तेजस्वी यादव हर वक्त गायब मिलेंगे आपको, या फिर अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए गिलहरी वाला भी प्रयास करने का सवाल हो। जब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर झारखंड में कोई संकट उत्पन्न होता है तो तेजस्वी यादव अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं, लेकिन चाहे एक ही सीट क्यों ना मिले, लेकिन झारखंड में चुनाव लड़ने का प्रयास चिराग पासवान करते हैं। चिराग पासवान प्रयास करते हैं कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कम से कम एक सीट तो मिले, जिससे कि अपनी पार्टी का खाता खोल सके, अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करा सके। एक तरफ जहां चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने के लिए, अपनी पार्टी का संगठन विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है, लखनऊ में कार्यक्रम करते हैं चिराग पासवान। वही तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में भी पार्टी के जहां वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वहां भी चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे घटनाएं कितनी बड़ी क्यों ना घट गई हो, यहां तक कि उनके विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में भी जब बाढ़ से उन विधानसभा क्षेत्र की जनता पीड़ित थी पिछले वर्ष, चुनाव से 2 महीना पहले भी, आपको याद होगा दोस्तों, उन दिनों तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव वहां भंडारा चला रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव गायब थे। तेजस्वी यादव गायब थे मौके से। तो ये जो अंतर है बिहार के राजनीति में इन 2 चेहरों के बीच दोस्तों, आने वाले वक्त के दौरान बिहार की राजनीति का भविष्य कैसा होगा,
उसका एक बड़ा संकेत है। और वह कारण आपको स्पष्ट दिखेगा भी, आपको दिखेगा दिन प्रतिदिन, चुनाव दर चुनाव, जहां आरजेडी की स्थिति कमजोर होती जा रही है, उसका जनाधार बिखरता जा रहा है। लालू यादव के परिवार के अंदर ही विभाजन स्पष्ट दिखता है। तेज प्रताप यादव अपनी राजनीतिक दल अलग बना चुके हैं। एक अदद विधान परिषद की सीट जो इस बार आरजेडी को मिली थी, जिस पर राबड़ी देवी अपने दूसरे पुत्र तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजना चाहती थी, राबड़ी देवी को भी सफलता नहीं मिली। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव मिलकर भी रोहिणी आचार्य, उनकी खुद की पुत्री, वो पुत्री जिसने किडनी दान करके पिता की जान बचाई थी, वो रोहिणी आचार्य भी आरजेडी में समायोजित नहीं की जा सकी। वहीं चिराग पासवान को देखिए आप। चिराग पासवान जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जब अस्पताल में एडमिट होते हैं, जब बीमार पड़ते हैं, तो हर मतभेद को भूलकर, ये सर्वविदित है ना कि नीतीश कुमार के इशारे पर जब चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने के परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा चुनाव 2020 में असफलता हाथ लगी, उनकी सीटें आधी रह गई, तो नीतीश कुमार ने बदला लेने के लिए केवल चिराग पासवान की पार्टी ही नहीं तोड़ी थी, बल्कि परिवार भी तोड़ा था। अकेले सांसद बच गए थे चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सभी सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे। पशुपति कुमार पारस उन्हीं सांसदों के बल पर केंद्र में मंत्री बन गए थे। लेकिन जब वही पशुपति कुमार पारस बीमार थे, तो चिराग पासवान उनसे मिलने के लिए पटना के अस्पताल में पहुंच जाते हैं और पूरी नजर बना के रखते हैं पशुपति कुमार पारस के स्वास्थ्य पर। न केवल अपने पारिवारिक जिम्मेवारी का निर्वाह करते हैं, साथ साथ अपनी पार्टी को भी फिर से उसी स्थान पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल करते हैं जिस स्थान पर उनकी पार्टी में विभाजन से पहले हुआ करती थी। आज पशुपति कुमार पारस की पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। तो आप चाहे मामला परिवार का हो, चाहे मामला पार्टी का हो, चाहे मामला एक राजनेता का हो, चाहे नेता सत्ता पक्ष की भूमिका का हो या नेता विपक्ष की भूमिका का हो, हर भूमिका में आप देखेंगे दोस्तों कि तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान कई गुना अधिक भारी पड़ते हुए दिखेंगे आपको। आप इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।